नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहता हूं अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। सीधा सवालों की तरफ चलते हैं जी। पहली कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी, वालेकुम। हाँ जी, मुझे आपसे सवाल करना है कि मैं 2011 में यहाँ आई थी और मैंने स्पाउस वीजे पे मैंने डेफिनेट के लिए अप्लाई किया, लेकिन उस वक्त मैंने लाइफ यूके टेस्ट नहीं पास किया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम लाइफ यूके पास करके इवन नेक्स्ट डे भी तुम मुझे अपना दोबारा वीजा अप्लाई कर सकती हो। तो उन्होंने मेरा केस रेफर दिया और अब मैंने अपना लाइफ यूके टेस्ट पास किया है, B1 दोनों मैंने लगा के हम होम ऑफिस गए थे, मतलब विंडो वीजा अप्लाई किया था। वहां पर गए तो उन्होंने कहा वो साथ मैं जॉब भी करती हूँ, 350 मेरी पे है पर वीक। तो उसने कहा होम ऑफिस की कैलकुलेशन से 5 पाउंड कम होते हैं आपके। अगर तो आपकी कोई और सेविंग, या उन्होंने कहा अगर तो आपकी कोई और सेविंग है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपका केस रिफ्यूज कर रही हूँ। मैंने कहा कि मैं पर वीक मतलब मेरी पे है 350 में एक्स्ट्रा आवर काम कर रही हूँ और मेरे पे 1800 मेरे पे लागू नहीं होती। देन आप मेरा क्यों केस रिफ्यूज करेंगी? जब मैंने केस अपना ये वीजा अप्लाई किया था उस वक्त मेरे हस्बैंड सिर्फ जॉब सीकर ले रहे थे। उस वक्त उन्होंने कोई ऐसा नहीं एलिगेशन लगाया, उन्होंने जस्ट ये कहा तुमने लाइफ यूके टेस्ट नहीं पास किया इसलिए हम तुम्हारा केस रिफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा, उसने कहा कि तुम मेरे साथ इस पे बहस नहीं करो बिकॉज ये तुम्हारा ओल्ड केस था, ये न्यू केस है। और मैं चाइल्ड बेनिफिट भी, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों के चाइल्ड बेनिफिट भी मैं ले रही हूँ और मैंने इनके लेटर भी लगाए थे, लेकिन एक मेरा जो बच्चा उसके उन्होंने बंद किए हुए थे कि उनको पासपोर्ट चाहिए था। अभी आपको उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है कि करना है अभी? उसने कहा कि अगर तो तुम्हारी कोई और सेविंग है तो मुझे दो और मुझे सेंड कर दो लेटर 29th ऑफ तक, 29th ऑफ जनवरी। आपको जो चीज करनी है जी वो ये, आपको उनको ये प्रूव करना है। आप गौर से सुनिए मेरी बात को। आपने उनको प्रूव क्या करना है, ये आप खुद नहीं कर सकती, किसी वकील से ही कराइएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आपने करना क्या है। आपने करना ये है कि उनको लेटर लिखना है जिसमें आप बताते हैं कि जी नए रूल्स तो मेरे ऊपर अप्लाई होता नहीं, 18,600 वाली इनकम तो मैंने करनी नहीं। एक तो वो चीज़ आप क्लियर कर दीजिए। मेरा नहीं ख्याल कि उसने आपको जो 5 पाउंड की बात की है कुछ भी किया वो इसलिए किया कि आपके 18,600 पूरा करना चाहते हो। मेरा ख्याल है उसने बात ये की है कि जब आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करते होते थे पुराने कानून के अंदर, तो उस वक्त आपको ये दिखाना होता था कि आप कोई रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स नहीं करेंगे। अब अगर आपके हस्बैंड उस वक्त जॉब सीकर्स अलाउंस ले रहे थे या कोई ऐसी चीज़ थी या अभी ले रहे हैं या कोई ऐसी बात है, तो वो चीज़ आपके खिलाफ जा सकती है। बिकॉज पुराने रूल्स के मुताबिक आपने जब अप्लाई करना था इंडेफिनिट लीव के लिए तो आपको ये दिखाना था दैट यू विल बी एडिक्वेटली मेंटेन्ड एंड अकोमोडेटेड। सो वो एडिक्वेट मेंटेनेंस की जो बात थी उसके अंदर ये चीज़ आती कि आप कोई बेनिफिट्स ना लें। अब अगर आपके हस्बैंड बेनिफिट्स पे थे किसी भी पॉइंट पे लास्ट 2 सालों में 3 सालों में उन्होंने कोई बेनिफिट्स लिए तो वो भी चीज़ आपके खिलाफ जा सकती है। बेस्ट चीज़ ये है आप उनको ये बताइए कि जी जो चाइल्ड बेनिफिट की बात है वो आपके खिलाफ नहीं जा सकती, बिकॉज चाइल्ड बेनिफिट तो किसी ब्रिटिश नेशनल बच्चे को मिलता है। अगर आपके बच्चे ब्रिटिश नेशनल्स हैं और उनको वो मिल रहे हैं तो फिर वो आपके बेनिफिट्स नहीं। दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि जी वो आप काम कर रही हैं, वो काम में आपकी इनकम कम आ रही है, तो आप अपने हस्बैंड की कोई इनकम लगा सकती हैं। उसको देख के आपको जरा थोड़ा सा किसी वकील के साथ बैठे करना पड़ेगा, उसको कर लीजिएगा पुराने रूल्स को देख के जो आपकी इनकम की कैलकुलेशन बनती थी, जो उस वक्त एक बेनिफिट्स वाले कपल के ऊपर जो इनकम की रिक्वायरमेंट्स आती थी, आपको वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। तो अगर आपकी कुछ छोटी मोटी शॉर्टफॉल आ रही है तो आप उसके अंदर कुछ सेविंग्स का या कोई फर्दर इनकम का आप कुछ ना कुछ लगा सकती हैं। हो सकता है आपकी कोई साइड इनकम हो सकता है आपके हस्बैंड की कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है कहीं से आपको कोई थर्ड पार्टी पैसे देती हो, बिकॉज ये पुराने केसेस के अंदर थर्ड पार्टी की सपोर्ट भी चल सकती थी। सो जो भी चीज़ हो वो आप साथ लगा सकती हैं। बेहतरीन बात मैंने जिस तरह से आपको बताया, यह काम खुद नहीं करना, किसी सीजन्ड वकील से कीजिएगा जिसकी कोई दाढ़ी में सफेद बाल भी हो तो पता चले कि एक्सपीरियंस वाला बनता है। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बुखारी साहब से बात करनी सर। आप बताइए, मैं पहुंचा देता हूं बुखारी साहब तक बात, मैं बोल रहा हूं। अच्छा जी, ठीक जी। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर जी अब आगे भी चलो, हमारी तो सलाम दुआ ही चल रही थी देर से। जी बताइए क्या करना। सर मैं 1999 में आया था इस कंट्री में। ठीक है जी। और असाइलम किया, वो मुख्तलिफ मराहल में। एनीवे लास्ट मैंने एप्लीकेशन की 2006 में
और वो लेगजी में मुझे उसके 5 साल बाद इंडेफिनेट मिल गया आउट ऑफ रूल। ठीक है, उसके 5 साल बाद यानी 2011 में आपको जाके इंडेफिनिट लीव मिली। हाँ जी। ठीक हाँ है। जी। तो उस एप्लीकेशन को 10 साल हो जाएंगे सितंबर 2016 में। ठीक है। उसके बाद मैंने कोई लॉ ब्रीच नहीं किया। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं सितंबर 2016 को नेशनलिटी अप्लाई कर सकता हूँ? ओके। ये 10 साल पहले इस एप्लीकेशन से पहले मेरा कोई नहीं था। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। आप मुझे ये बताइए, इसके अलावा कोई और सवाल आपका? नहीं जी, बस। चलें, ठीक है सर, मैं आपको अब बताता हूं आपका जवाब क्या है। आप 1999 में आए, यहां पे आपने असाइलम किया, आपका वही स्टेटस चलता रहा, कोई यानी स्टेटस आपका चला नहीं। आपने लास्ट एप्लीकेशन की 2006 में। अब यूं सोचिए, 2006 में जब आपने अप्लाई किया, जो आपने एप्लीकेशन की, जो आगे जाके आपकी लेगेसी का हिस्सा बनी, उस वक्त आपके पास कोई स्टेटस था? अगर तो आपके पास लीगल स्टेटस था जिसके खत्म होने से पहले पहले आपने अप्लाई कर दिया और 5 साल उस एप्लीकेशन का उन्होंने फैसला नहीं किया और फिर जाके आपको उन्होंने लेगेसी के अंदर या किसी भी तरह से 2011 में जाके इंडेफिनिटली दे दी, तो फिर वो सारा टाइम आपका लीगल काउंट होता है। लेकिन मेरी नज़र में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने जो मुझे इंफॉर्मेशन बताई उसमें मुझे ऐसा लग नहीं रहा। मुझे लगता है कि आपका 2006 से लेके 2011 तक का जो टाइम गुजरा है वो विदाउट स्टेटस गुजरा है। ठीक है, 2011 में आपकी एप्लीकेशन के ऊपर उन्होंने आपको लेगेसी में इंडेफिनिटली लीव दे दी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि 2006 की जो आपकी एप्लीकेशन थी वो सारा टाइम आपका लीगल गुजरा, बिकॉज एप्लीकेशन के वक्त आपके पास लीगल स्टेटस नहीं था जी। सो मुझे नहीं लगता कि सारा टाइम आपका लीगल काउंट होगा। आपका टाइम लेगेसी में जब आपको इंडेफिनिट लीव मिली है उसके बाद से काउंट होना शुरू होगा। सो 2011 से लेके 2021 तक आपका टाइम पूरा होता है, जो आपके 10 साल कंप्लीट करने हैं आपने, उसके बाद जाके आप अप्लाई कर सकते हैं नेशनलिटी के लिए, जो अगर कानून यही रहता है जो आज है। अगर तो आपने आज अप्लाई करने की कोशिश की या सितंबर में जाके अप्लाई करने की कोशिश की कि जी क्योंकि मैंने सितंबर 2006 में अप्लाई किया था, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगी। मेरा ख्याल है वो आपको रिफ्यूज करेंगे और आप नेशनलिटी की अपनी फीस सारी ज़ाया करेंगे। 80 पाउंड आपको उसमें से मुश्किल से वापस आएंगे। ठीक है सर, आई एम सॉरी, आप मुझे पता है 1999 से यहाँ पर हैं, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा अपने इंडेफिनिट लीव के बाद नेशनलिटी लेने तक का। इंडेफिनिट लीव तो आपके पास है, सो वो सुकून तो हो गया कम से कम, लेकिन नेशनलिटी मुझे नहीं लगता कि अभी आपको मिल सकती है। सॉरी सर। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो। हेलो जी हेलो जी जी हेलो, सुनिए, बताइए, मैं सुन रहा हूं। हेलो आपको आवाज आ रही है कि नहीं? जी आ रही है। जी तो फिर बात कीजिए ना, बताइए, मैं सुन रहा हूं। आप कौन बात कर रहे हैं? मैं अली बुखारी बोल रहा हूं जी। आपने फोन किया है वीनस टीवी पे। आप बताइए क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी मैं शबीना बात कर रही हूँ। हाँ। मेरी जो है ना, मैंने असल में असाइलम किया हुआ था, तो मैंने उसके बाद एक यूरोपियन से शादी की जी। और पहले हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी हाँ। और मेरे बच्चे पाकिस्तान में थे और वो भी आ गए। लेकिन मेरे शादी को जो है ना 2011 में मैंने की थी जी। 5 अगस्त को, और वीजा मुझे जो इशू हुआ था वो 13 में इशू हुआ था। ठीक। और अभी 2.5 साल हुए हैं मेरे वीजे को, और मेरे हस्बैंड ने पाकिस्तान जाके दूसरी शादी कर ली, तो अब वो मुझसे सेपरेट हो गए हैं। तो अब मेरे वीजे पे क्या इफेक्ट करेगा, मेरे लिए क्या राइट्स हैं और क्या मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि 2 मेरे बच्चे जो हैं वो एडल्ट हैं और जी। एक जो है वो 13 ईयर ओल्ड है। अच्छा, आपके हस्बैंड कब के जा चुके हुए हैं यहाँ से? जी आपके हस्बैंड यहाँ से कब के जा चुके हुए हैं? जा नहीं चुके, इधर ही हैं, लेकिन सिर्फ उन्होंने अभी तक मतलब होम ऑफिस में नहीं बताया, लेकिन मुझसे घर से सेपरेट हो गए हैं। ओके, सो वो अभी तक यहीं पर हैं अपने क्या? benefit- और वो आपने बताया कि वो शादी करके आ गए पाकिस्तान से। हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पे वो काम कर रहे हैं थ्रू आउट? नहीं, वो पेंशन क्रेडिट पे हैं। पेंशन क्रेडिट के ऊपर हैं। अच्छा, कब से हैं वो? कितनी देर से वो पेंशन क्रेडिट पे हैं जी? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। आपके लिए जो मुश्किल आ रही है वो ये आ रही है, ईईए नेशनल की बेस पे जब आपको स्टेटस दिया जाता है तो आपको ये प्रूव करना है कि वो अपने ट्रीटी राइट्स यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं।
अब ये जो पेंशन क्रेडिट वाली बात आती है, चलो हम इसको आर्ग्यू कर सकते हैं कि पर्सन ऑफ इंडिपेंडेंट मींस की बात बन जाती, काम ना भी कर रहे हो तो उसके अंदर आ सकते हैं। लेकिन ये 5 अगस्त 2011 को जब आपकी शादी हुई, उस वक्त से अभी तक वो थ्रू आउट काम करते आए हैं या पेंशन क्रेडिट्स पे रहे हैं? ऐसा तो नहीं, ऐसा ठीक है ना? जी नहीं, 1 साल हुआ है पेंशन क्रेडिट पे हैं, पहले इससे पहले तो वो कर रहे थे। जी मैं यही पूछ रहा हूँ कि उससे पहले तो वो काम कर रहे थे ना। सो अब आप मुझे बताइए कि अब आपकी शादी इस वक्त किस स्टेज पे, क्या आप डिवोर्स के लिए जा रहे हैं, नहीं जा रहे, क्या हो रहा है? जी अभी आपने डिवोर्स के लिए अप्लाई करना है जी, तलाक अप्लाई करनी है आपने कि नहीं? उन्होंने अभी तक तो नहीं की, कुछ भी नहीं किया। चलें, अब मैं यही बात होती, मैं इतनी वो डिटेल में नहीं जा सकता यहाँ पे, लेकिन आपने मुझे घसीट लिया उसके अंदर। चलें मैं अब आपको बताता हूँ, मोटी बात बताता हूँ। आप रिटेंशन ऑफ राइट्स एप्लीकेशन कर सकते हैं। रिटेंशन ऑफ राइट्स का मतलब होता है कि आपका जो राइट है टू लिव इन द यूके एज अ स्पाउस, यानी कि आपने शादी की किसी यूरोपियन नेशनल से जो अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पे, उस शादी की बेस पे आपको यहाँ पे इजाज़त मिल सकती है रहने की, जो कि आपको मिल गई। अब वो राइट जो आपका चल रहा है अंडर यूरोपियन लॉ, वो चलता रहता है जब तक आपकी तलाक नहीं हो जाती। अब अगर आपकी तलाक हो जाती है और आपके अभी 5 साल कंप्लीट नहीं हुए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं कि जी ये जो मेरा टाइम जो बाकी रहता है 5 साल के पहुंचने तक, उस तक मैं अपना राइट रिटेन करना चाहती हूं और मैं उस वक्त तक पहुंचना चाहती हूं, क्योंकि हमारी कुछ शराइत पूरी होती हैं, जो शराइत रिटेंशन ऑफ राइट्स के लिए होती हैं। उसमें से एक चीज़ ये होती है कि आप कम से कम शादी के बाद 1 साल यूके में रहे, आपकी शादी को कम से कम 3 साल हो गए, जो आपका यूरोपियन नेशनल स्पाउस है वो थ्रू आउट अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज करते रहें। ये सारी चीज़ें आपकी केस के अंदर अगर पूरी होती हैं तो आप रिटेंशन ऑफ राइट्स की एप्लीकेशन डाल सकते हैं, चाहे आपके स्पाउस ने या आपके हस्बैंड ने या आपकी वाइफ ने आपको स्पॉन्सर ना करना हो या आपको सपोर्ट ना करना हो, क्योंकि अगर आपकी डिवोर्स हो गई तो जाहिर है फिर आप वो सपोर्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी सिर्फ सेपरेशन हुई है, अभी डिवोर्स नहीं हुई, तो आप रिटेंशन ऑफ राइट्स के लिए नहीं जा सकते। सो मैं जो सजेस्ट करूंगा वो ये कि या तो आप उनके साथ देखें कि हालात कैसे हैं, क्या वो आपको स्पॉन्सर करने को तैयार हैं, क्या आगे आपका मामला भी चलेगा। अगर आपको नजर आता है कि वो मामला नहीं चलना, आप डिवोर्स की तरफ जाना चाहती हैं या जा रही हैं, तो आप उस तरफ जा सकते हैं। बिकॉज मेरे नज़दीक 5 अगस्त 2011 को अगर आपकी शादी हो गई और उस वक्त जब आपने इकट्ठे रहना शुरू किया तो आपके हस्बैंड उस वक्त ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहे थे, तो 5 अगस्त 2016 को आपके 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं। आपने उस टाइम को नहीं देखना कि जी 2013 में जाके उन्होंने आपको वो जो कार्ड दिया या स्टैंप लगा के दिया अपने या स्टिकर लगा के दिया पासपोर्ट के अंदर, आपने वहां से टाइम काउंट नहीं करना। टाइम आपका काउंट होता है आपकी शादी से, जहां पे आप लोगों ने इकट्ठे रहना शुरू किया। अगर उस वक्त आपके हस्बैंड ट्रीटी राइट्स भी एक्सरसाइज कर रहे थे तो फिर बात बनती है। सो मेरे मुताबिक तो आपका अगस्त 2015 में 5 साल का टाइम कंप्लीट हो रहा है। सो अब आपके हस्बैंड अगर आपको इस टाइम के अंदर सपोर्ट करते हैं तो आपको यहां पे परमानेंट रेजिडेंस मिल सकती है। लेकिन अगर वो कहते हैं नहीं, मेरा तुम्हारे साथ ताल्लुक ख़त्म हो गया है, मैंने दूसरी शादी कर ली है, मैं उसी के साथ रहूँगा, मैं तुम्हें सपोर्ट करने को तैयार नहीं हूँ, तो फिर वहाँ से आपको अगर सपोर्ट नहीं मिलती तो 5 साल के एंड पे फिर आप एक मुश्किल में फंस जाते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि फिर आपने क्या करना है। फिर उस सिलसिले में आपको डिवोर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जब आपकी डिवोर्स होती है फिर अब रिटेंशन ऑफ राइट्स के तहत जाके अप्लाई कर सकती हैं। सो वो थोड़ा सा लंबा रास्ता हो जाता है। काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं आपके केस के अंदर, जो मैं समझा सकता था, जो मैं एक समरी के तौर पर पेश कर सकता था, वो मैंने आपको कर दी। लेकिन इसके ऊपर आपने कुछ खुद नहीं करना, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है, ये वकील के लिए टेक्निकल चीज़ें हैं जो उनको किसी प्रॉपर वकीलों को ही करनी चाहिए। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक। इसी हवाले से ये जो मैंने आखिर में बात कही, मैं सिर्फ प्रोग्राम ख़त्म होने में चंद सेकंड रहते हैं तो मैं इससे पहले एक बात करता चलूँ। आपका वकील आपका अलमबरदार है, आपका वकील आपका रिप्रेजेंटेटिव है कोर्ट्स में, जजेस के सामने, पार्लियामेंट के सामने, होम ऑफिस के सामने। अपना वकील बहुत सोच समझ के सिलेक्ट कीजिए। सिर्फ ये काफ़ी नहीं होता कि हाँ जी मेरा काम हुआ था इधर से तो तुम भी उधर ही चले जाओ। हर एक के लिए हर चीज़ सूटेबल नहीं होती। सोच समझ के वकील का फैसला कीजिए। ये देखें कि आपका दिल क्या कहता है, आपका दिमाग क्या कहता है, आपकी अकल क्या कहती है, और अपनी अकल को प्लीज इस्तेमाल करें। एक दिमाग को ब्रांड न्यू रखने का कोई फायदा नहीं। आप इसको कल फॉर सेल साइन लगा के बेच नहीं सकते कि जी बिल्कुल अनयूज दिमाग है, मैं इस्तेमाल नहीं करता था इसलिए बड़ा अच्छा बिकेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको यही सोच के चलना है, अपनी अकल से, अपनी समझ से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी रिसर्च से अपना वकील सेलेक्ट किया करें, ताकि आपका जो भी काम चल रहा है, जहां वो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, वो उस काम को सही तरह से चलाए।
मैं इससे आगे कोई लंबी बात नहीं कर सकता, टाइम भी खत्म हो गया। नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी जगह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। बर्मिंघम में इंशाल्लाह इस थर्सडे लोगों से मुलाकात होगी। आप मुझे ढूंढना चाहें तो मेरी वेबसाइट से, यूट्यूब से, फेसबुक से, लॉ सोसाइटी से, गूगल से, कहीं से भी आप ढूंढ सकते हैं। फिंचली ऑफिस में इंशाल्लाह मुलाकात हो सकती है, या बर्मिंघम या मैनचेस्टर में। अगले हफ्ते मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़ एंड गुड इवनिंग।